हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें पिछले 2 वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं कि अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कंडीशंस है वो क्या है, साथ ही साथ मानव रोग क्या होता है, तीव्र एवं चिरकालिक रोग क्या है, रोग के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आप ये वीडियोस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम रोगों के प्रकार एवं रोगों के कारण के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो आंतरिक कारकों से उत्पन्न होते हैं और बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो बाह्य कारकों से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे रोगों के बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई रोग को हम इस आधार पे मतलब 2 भाग में बांट सकते हैं। एक हुआ कि आंतरिक कारकों से होने वाला रोग। आंतरिक कारक का मतलब क्या, हमारे शरीर में जैसे हम आपको बताते हैं आंतरिक कारक से होने वाला रोग, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारी शारीरिक रचना में कोई गड़बड़ी है, यानी शारीरिक रचना हमारे शरीर के बनावट में अगर कोई कमी है, ठीक है, या फिर हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं संपादित हो रही हैं अगर वो बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रही है, यानी वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, तो हमारे शरीर के आंतरिक कमी के कारण, हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से में कोई दोष रह जाने के कारण जो बीमारी उत्पन्न होता है उसको आंतरिक कारकों से होने वाला रोग कहते हैं, यानी डिजीजेज कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। बल्कि वैसा रोग जो मतलब बाहर से हमें मिलता है, मेरे कहने का मतलब कि हमारे शरीर के बाहर अगर देखेंगे तो जनरली वायुमंडल में, ठीक है, या फिर जल में या एनीथिंग, बहुत सारे जगहों पे हमें तरह तरह के रोगाणु मिलते हैं। रोगाणु का मतलब रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है। रोगाणु का मतलब होता है वैसे सूक्ष्म जीव जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, वैसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया भी होता है, इसमें बैक्टीरिया शामिल है, ठीक है, इसमें वायरस शामिल है, यानी विषाणु जिसको कहा जाता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है। इसमें प्रोटोजोआ शामिल है, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो कवक शामिल है, फंगस जिसको बोलते हैं। तो इन सारे सूक्ष्म जीवों के कारण अगर हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो रहा है तो चूंकि हमारे शरीर से बाहर रहते हैं और बाहर से ये हमारे शरीर में इंटर करके और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाएगा बाह्य कारकों से होने वाला रोग। बल्कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसको आंतरिक कारकों से होने वाला रोग बोलेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, ये जो आंतरिक कारक से होने वाला रोग है इसको हम सिंपली 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक होगा अनुवांशिक रोग, ठीक है, पहला क्या होगा अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज जो होता है, और दूसरा इसमें होगा आपका हार्मोन की गड़बड़ी के कारण भी कुछ रोग उत्पन्न होता है, ये इसमें शामिल होगा। तो आपको हम बता दें सबसे पहले अनुवांशिक रोग का मतलब होता क्या है, जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या होता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं, ठीक है, समझिएगा, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो माता पिता से हमें मिलता है, यानी जो जन्म के साथ ही मतलब माता पिता से ट्रांसफर हो जाता है उनके पुत्र और पुत्रियों में, मतलब माता पिता से उनके संतानों में वो बीमारियां चली जाती है। और ये जन्म के साथ ही मतलब जब जन्म होता है बेटा बेटियों का तो जन्म के साथ ही इन रोग का संचरण जो है हो जाता है। तो आप खुद से सोचिए कि भाई अभी मतलब जन्म हुआ, जन्म के साथ ही साथ मम्मी का या पापा का के शरीर में कोई डिजीज था, वह बीमारी जन्म के साथ ही उसके संतान को भी मिल गया। तो हम ये नहीं ना कहेंगे कि बाह्य कारक से बीमारी उत्पन्न हुआ, बाहरी बीमारी है, नहीं, ये शरीर के आंतरिक भाग से ही उत्पन्न होने वाला बीमारी है अनुवांशिक रोग। बात समझ रहे हैं। जैसे हम आपको एक बीमारी बताते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप पूरा अच्छा से समझ सकें। एक बीमारी है जिसका नाम है हीमोफीलिया। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें खून का, रक्त का जमना बंद हो जाता है, रक्त का जमना जो है ये बाधित हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, यानी अगर मान लीजिए कि हाथ पैर ये कहीं पे कट गया और ब्लड आने लगा तो खून जो है जमेगा ही नहीं, यानी रक्त का थक्का ही नहीं बनता जल्दी से।
यानी रक्त का थक्का बनना बाधित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप काफ़ी ज़्यादा रक्तपात के चलते कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। यानी मृत्यु की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है इस बीमारी में अगर कभी भी ब्लड रक्तपात हुआ तो, ठीक है, क्योंकि रक्त का थक्का इसमें बन ही नहीं पाता है। और जानते हैं ये जो हीमोफीलिया है ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। यानी अगर मम्मी और पापा दोनों में से किसी एक को भी अगर हीमोफीलिया होगा तो उनके होने वाले जो संतान है उनको भी हीमोफीलिया की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये आनुवांशिक रोग है, माता पिता से उनके संतानों में संचारित हो जाता है आसानी से। तो ऐसे बीमारी को भी हम कहेंगे कि भाई ये आंतरिक कारकों से उत्पन्न होने वाला रोग है। आया समझ में। अब देखिए हार्मोन के गड़बड़ी के कारण, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है। ग्रंथि का मतलब समझिए, ग्रंथि जिसको इंग्लिश में हम ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथियाँ बहुत प्रकार की होती है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि होगा, ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथि होगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जैसे मान लीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है, और कुछ ग्रंथि ऐसी होती है जो अंतःस्रावी प्लस बाह्य स्रावी दोनों का काम करते हैं। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ना, इसी अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का संश्लेषण होता है। यानी हार्मोन का संश्लेषण इसी में होगा, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में ही हार्मोन का निर्माण होगा, और हार्मोन इस ग्रंथि में बनकर और उसके बाद ये जो हार्मोन है ये शरीर में, मतलब शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक मतलब ये जाता है। बस आपको ये समझना था ना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का निर्माण होता है और वहाँ बनने के बाद इस थोड़े मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। लेकिन हार्मोन में कई बार गड़बड़ी होने के कारण, मतलब हार्मोन की कभी कमी हो गया, कभी अधिकता हो गई, तो इस कारण बस भी बीमारी उत्पन्न होता है। जैसे हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। और ये जो ग्रंथि है ना, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है वृद्धि हार्मोन। और ये जो वृद्धि हार्मोन है, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हार्मोन बन जाता है, यानी वृद्धि हार्मोन अधिक मात्रा में इसका निर्माण हो जाता है। तो जब वृद्धि हार्मोन का निर्माण अधिक मात्रा में हो जाएगा तो उस व्यक्ति का जो हाइट है, लंबाई जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, और यह एक बीमारी का प्रतीक है। इस बीमारी को भीमकायत्व के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी अगर वृद्धि हार्मोन का कम स्राव हुआ, अगर ये कम मात्रा में निर्माण हो रहा है इसका, तो व्यक्ति का हाइट काफ़ी छोटा रह जाता है, और वो भी एक बीमारी का ही रूप है जिसको बौनापन के नाम से, ड्वार्फिज्म के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ग्रंथि है जिसके बारे में आप जानते होंगे, थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गया, आपको हम बता दें कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है ना, इसके निर्माण में आयोडीन का प्रमुख योगदान होता है। यानी हमारे शरीर में अगर आयोडीन का मात्रा संतुलित है, यानी ठीक ठाक मात्रा में आयोडीन हमारे शरीर को मिल रहा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण भी सही ढंग से होगा। अन्यथा थायरोक्सिन हार्मोन अच्छा ढंग से नहीं बन पाएगा, और थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम बनेगा, इसका निर्माण कम मात्रा में होगा, तो बड़ा परेशानी है। इससे जानते हैं क्या होगा, एक बीमारी होता है जिसको घेंघा कहते हैं, घेंघा नामक बीमारी होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, ये आप कह सकते हैं आयोडीन की कमी के कारण, जब आयोडीन में ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा तो ये भी ज़्यादा मात्रा में नहीं बनेगा, तो फिर ये घेंघा की बीमारी जो है क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा। या आपको हम बता दें कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, ये अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है, अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन। तो ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, इस हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें एक बीमारी होती है जिसको मधुमेह के नाम से जाना जाता है, यानी डायबिटीज नामक बीमारी जो है होती है। तो आपको याद रखना है, ये जो शुगर की बीमारी जो हम कहते हैं ना, वह वास्तव में हार्मोन के गड़बड़ी के कारण, यानी इंसुलिन नामक हार्मोन के कमी के कारण हमको मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी होती है। तो आप खुद से समझिए ये जो भी बीमारी के बारे में हम बताएं, ये शरीर से बाहर से इसको कोई लेना देना नहीं है, आंतरिक भाग में ही गड़बड़ी होने के कारण ये बीमारियां उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसको आंतरिक कारकों से उत्पन्न होने वाला रोग कहेंगे। बल्कि बाह्य कारकों से उत्पन्न होने वाला रोग में हम आपको बताएं कि जो रोगाणुओं के कारण, जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, ये रोगाणु बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मतलब रोगाणु के रूप में, और इनके कारण जो है जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसको बाह्य कारकों से उत्पन्न होने वाला बीमारी हम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम टाइफाइड की बात करते हैं, तो ये जो टाइफाइड है ना,
ये मतलब बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है, और वो बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो टाइफाइड की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं टीबी का बात करते हैं, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। देखिए टीबी की बीमारी है, तो ये जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, और जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इस बैक्टीरिया के कारण ये टीबी नामक बीमारी होती है। तो ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं और किसी कारण से किसी चीज़ के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती है। मान लीजिए कि हम चेचक की बात करते हैं, तो ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। और आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है कोरोना वायरस के चलते जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है वो भी शरीर से बाहर से प्रवेश कर रहा है शरीर के अंदर, तो इसलिए उसको बाह्य कारकों से होने वाला रोग कहेंगे। इन सारे बीमारियों को जो विभिन्न रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने के फलस्वरूप हो रहा है। तो इस प्रकार रोगों को दो भाग में बांटे और ये दोनों के बारे में हम आपको समझाएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको ये इस टॉपिक के बारे में बताएंगे संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में, यानी कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होता है और कुछ अनइन्फेक्शियस डिजीज होता है, उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ संचारित रोगों के बारे में भी हम समझेंगे। तो अगला क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।